तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था, जो कि 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम फैमिली में जन्म लेते हैं। जहां वो जन्म लेते हैं वो पम्बम आइलैंड का एक पिलग्रिमेज होता है, यानी कि तीर्थ स्थल होता है, जो कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में आया करता था और अभी के तमिलनाडु में आता है। उनके पिता जैनुलब्दीन एक बोट के ड्राइवर थे और पास के ही एक मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद में इमाम थे। उनकी माताजी आसिया अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता एक फेरी ऑन किया करते थे, जिससे वो हिंदू पिलग्रिमेज को यानी कि तीर्थयात्री को रामेश्वरम से लेके अभी के धनुषकोडी तक ले जाया करते थे। कलाम अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनकी एक बहन भी थी। उनके एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज काफी अमीर ट्रेडर्स और लैंड ऑनर्स हुआ करते थे और उनके नाम पे कई सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टीज थे और कई सारे बड़े लैंड एरिया भी उनके अंडर हुआ करता था। उनके बिजनेस में इन्वॉल्व था कि वो ग्रोसरीज ट्रेड किया करते थे। इंडिया के मेन लैंड से लेकर श्रीलंका तक वो ट्रेड किया करते थे और उसके साथ ही साथ वो पिलग्रिमेज यात्री को भी ट्रेवल करवाया करते थे, जो कि मेन लैंड से लेकर पम्बम तक हुआ करता था। इसी के रिजल्ट स्वरूप उनके फैमिली को एक नया टाइटल मिल जाता है, जिसका नाम होता है मारा कलाम इयैकिवर। इसका मतलब होता है वुडन बोट स्टीरर्स, मतलब कि जो बोट को चलाने वाले बोट के याचक होते हैं वो, जो कि साल दर साल शॉर्टेंड कर दिया जाता है मैकेवियर के रूप में। पम्बम ब्रिज के 1914 में खुल जाने के बाद उनके ट्रेड बिजनेस पे काफी असर पड़ता है और उनके फैमिली का बिजनेस समय के साथ सिकुड़ता चला जाता है और समय के साथ ही साथ उनके फैमिली के सारे फॉर्च्यून और प्रॉपर्टीज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जब डॉक्टर कलाम का जन्म होता है और वो बचपन में होते हैं, उस टाइम उनके फैमिली काफी गरीब हो गई रहती है। कलाम को अपने अर्ली एज में ही न्यूज़पेपर बेच के गुजारा करना पड़ता है ताकि वो अपने फैमिली के इनकम में कुछ सप्लीमेंट कर सके। अपने अर्ली स्कूल के दिनों में कलाम को एवरेज ग्रेड ही मिला करता था, लेकिन वो एक ब्राइट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के रूप में जाने जाते थे, जिसमें सीखने की काफी ज्यादा ललक होती है और वो सीखने के लिए बहुत ज्यादा डिजायर्ड होता है। वे कई सारे घंटे अपने स्टडी में बिताया करते थे और वो मेनली मैथमेटिक्स पे फोकस किया करते थे। एसवार्ड हायर स्कूल में अपने स्कूलिंग को पूरा करने के बाद कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं, जो कि उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएटेड होता है। वहां से वो साल 1954 में ग्रेजुएशन का डिग्री पूरा करते हैं। उसके बाद साल 1955 में वो मद्रास में मूव कर जाते हैं। वहां वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। जब कलाम एक सीनियर क्लास वर्क प्रोग्राम पे वर्क कर रहे होते हैं, तब कॉलेज को डीन को लगता है कि कलाम सिंसियरली से अपना वर्क नहीं कर रहे हैं और वो कलाम को वार्न कर देते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट अगले 3 दिनों के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो कलाम का स्कॉलरशिप खत्म कर दिया जाएगा और उन्हें फिर से अपने घर लौटना पड़ सकता है। कलाम उस डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट को खत्म कर देते हैं और अपने डीन को काफी इम्प्रेस कर देते हैं। उनके डीन का कहना होता है कि मैंने तुम्हें काफी स्ट्रेसफुल और काफी डिफिकल्ट टाइमलाइन प्रोवाइड किया था, लेकिन फिर भी तुमने अपने प्रोजेक्ट को उस टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करके दिखाया है। कलाम अपने ड्रीम, जो कि उनका ड्रीम होता है फाइटर पायलट बनना, उससे एकदम नैरो पॉइंट से मिस कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें 9th पोजीशन मिला होता है और इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ 8 वैकेंसी हुआ करती है। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद कलाम DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वहाँ एज ए साइंटिस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के अंदर होता है। वो अपने कैरियर का स्टार्ट एक होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके करते हैं, लेकिन उन्हें अपने DRDO के जॉब से काफी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ करता है, जिस कारण से वो और भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते रहते हैं। कलाम इनको इस बार कमेटी के भी मेंबर हुआ करते हैं, जो कि विक्रम साराभाई के अंदर में काम किया करती थी, जो कि एक बहुत रिनोड स्पेस साइंटिस्ट हैं। साल 1969 में कलाम को इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
जहां वो भारत के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को हेड करते हैं और उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हैं। यही लॉन्च व्हीकल रोहिणी सैटेलाइट को साल 1980 में लोअर अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर आती है। साल 1965 में कलाम इसरो में एक एक्सपेंडेबल रॉकेट एक्सपेंडिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वो इस प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। साल 1969 में कलाम को गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाता है और इसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड करते हैं और भी कई सारे इंजीनियर को रिक्रूट करते हैं। साल 1963 से लेकर 1964 तक वे नासा के लैंजली रिसर्च सेंटर हैम्पटन में विजिट करते हैं और वहां बहुत सारे चीज ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद वे गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर जो कि ग्रीन बेल्ट में है उसे भी विजिट करते हैं और उसके साथ ही साथ वेलपोस फ्लाइट फैसिलिटी को भी विजिट करते हैं। साल 1970 से लेकर 1990 तक कलाम कई सारे एफर्ट लगाते हैं ताकि वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV को फॉर्म कर सके और उसके साथ ही साथ SLV-3 रॉकेट लॉन्चर पे भी काम करते हैं और ये दोनों ही प्रोजेक्ट उनके जिम्मेवारी में सक्सेसफुल साबित होता है। कलाम राजा रमन्ना के द्वारा इनवाइट किए जाते हैं जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा को ऑपरेट किया जा रहा था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ TVRL। हालांकि कलाम इसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें इनवाइट किया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट KR नारायणन को सक्सीड किया था। वे अपने अपोजिशन लक्ष्मी संगल को हरा के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए थे। उनका टर्म साल 2002 से लेकर 2007 तक कंटिन्यू होता है। उनके प्रेसिडेंशियल टर्म तक वो लोगों में काफी पॉपुलर हुआ करते थे और उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी पुकारा जाता था। 27 जुलाई 2015 को कलाम एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए शिलोंग जाते हैं, जहां वे क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ के टॉपिक पे लेक्चर दे रहे होते हैं। वहां उन्हें कुछ सीढ़ियों पे चढ़ने में दिक्कत आती है, लेकिन कुछ समय के रिलैक्स के बाद वो ऑडिटोरियम में इंटर कर जाते हैं। वो अपने लेक्चर के सिर्फ 5 मिनट बिताने के बाद ही कोलैप्स कर जाते हैं। उन्हें उसके बाद नियर बाय बेथेनी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचते हैं। वहां ऑब्जर्व किया जाता है कि उनका पल्स नहीं चल रहा होता है और अन्य लाइफ साइंस भी सही से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। बावजूद उसके कि उन्हें ICU में एडमिट किया जाता है, कलाम को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और उनके मरने के कारण सडन कार्डियक अरेस्ट को बताया जाता है। और इसी के साथ ही कलाम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अन्य किसी भी टॉपिक पे करंट अपडेट जानने के लिए या फिर किसी भी पॉइंट पे ओवरव्यू जानने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं।